शुरुआत करते हैं आज के न्यूज़पेपर की। आज हम सबसे पहले देखेंगे मैप को। वर्ल्ड जियोग्राफी मैप के अंतर्गत हम देख रहे हैं महत्वपूर्ण पठारों के बारे में। अभी तक हम लगभग 4 पठार को डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मंगोलियन पठार के बारे में और इसके बाद हम एक और पठार को देखेंगे। तो मंगोलिया देश की लोकेशन आप देख लीजिए, ठीक है। मंगोलिया के यदि आप दक्षिण में जाओगे तो चाइना है, ऊपर की तरफ यदि आप जाते हैं तो रसिया है। इनके साथ में ये अपनी बाउंड्री को शेयर करता है और यहाँ पर इसकी राजधानी को स्टार रूप में दिखाया गया है। अब एशिया की यदि हम बात करें, जिसको हम सेंट्रल एशिया कह रहे हैं, तिब्बत का पठार कल हमने देखे थे। यहाँ पर ये तिब्बत है इस प्रकार से। फिर इसके बाद लग जाता है गोबी का मरुस्थल। गोबी का मरुस्थल है और उसके बाद फिर चालू हो जाता है मंगोलिया का पठार, मंगोलियन प्लेटू चालू हो जाता है। इसका मतलब ये हो गया है कि दोनों चीज़ों को, दोनों पठारों को सेपरेट करने वाला कौन है, वो है गोबी का मरुस्थल। इसके बाद इसको हम और भी डिटेल में देख लेते हैं। अब आप इस मैप को ध्यान से देखिए। यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण माउंटेन हैं जो मंगोलिया के पठार को घेरे हुए हैं। जैसे कि आप चले जाइए नॉर्थ की तरफ, सियान माउंटेन, ठीक है। यदि आप इसके पश्चिम की तरफ जाओगे तो अल्टाई माउंटेन है, मंगोलियन अल्टाई माउंटेन। नीचे की तरफ आप गए हैं तो गोबी डेजर्ट पड़ता है, ठीक है। और यदि इसके हम पूर्वी हिस्से की तरफ में जाएंगे तो पूर्वी हिस्सा भी आप देख रहे हो, ग्रेटर खिंगान रेंज पड़ती है, लंबी पर्वत श्रृंखला जिसको आप बोल सकते हो। अब हम मंगोलियन प्लेटू के कुछ फैक्ट देख लेते हैं। देखिए, जिस मंगोलियन प्लेटू का मैप हम आज देख रहे हैं वो सेंट्रल एशिया के पठार का एक हिस्सा माना जाता है। उसमें आपका तिब्बत का पठार भी आ जाता है, मंगोलियन प्लेटू भी आ जाता है और इसका एरिया अप्रॉक्सीमेटली कितना दिखा रहा है यहाँ पर, 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर, 32 लाख वर्ग किलोमीटर इसका एरिया बताया जाता है, ठीक है। ये किन किन चीज़ों से अपनी बाउंड्री बनाता है या फिर घिरा हुआ है, ग्रेटर हिंगन माउंटेन्स इन द ईस्ट। पूरब की तरफ आप जाओगे तो ग्रेटर हिंगन माउंटेन पड़ता है पूरब की तरफ, यिन माउंटेन पड़ता है साउथ की तरफ, एल्टाई माउंटेन पड़ता है वेस्ट की तरफ और सयान एंड खेंती माउंटेन पड़ता है नॉर्थ की तरफ। प्लेटू में इंक्लूड है गोबी डेजर्ट। इसके अलावा कुछ कुछ ड्राइव जो स्टेपी रीजन रहते हैं, ठीक है, वो भी यहाँ पर शामिल हैं। स्टेपी हम किसको बोलते हैं, मैदान। इन फिजिकल जियोग्राफी स्टेपी इज़ एन इको रीजन कैरेक्टराइज्ड बाय ग्रासलैंड प्लेन, मतलब घास के मैदान, विथआउट ट्रीज अपार्ट फ्रॉम दोस नियर रिवर्स एंड लेक्स। इट हैज़ एन एलिवेशन ऑफ रफली 1000 से लेकर के 1500 मीटर विथ द लोवेस्ट पॉइंट इन हुलुन ब्यूर एंड द हाईएस्ट पॉइंट इन अल्टाई। तो इसका अल्टाई हाईएस्ट पॉइंट है और इसका जो लोएस्ट पॉइंट है वो हुलुन बुइर है। दो फैक्ट यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। इसके बाद हम न्यूज़ देखेंगे पीआईबी से। पीआईबी की पहली न्यूज़ आई है, प्रसिद्ध संतूर वादक पंडित शिव कुमार शर्मा, इनका निधन हो गया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने प्रख्यात संतूर वादक पंडित शिव कुमार शर्मा के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है, ठीक है। इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल जानने की हम कोशिश करेंगे। तो बताया जाता है शर्मा ने अपनी लर्निंग को चालू किया था, ठीक है, म्यूज़िक फ्रॉम हिज फादर। सबसे पहले अपने पिता से सीखा। क्लासिकल वोकलिस्ट मतलब सिंगर माने जाते हैं उमा दत्त शर्मा, who worked as a music supervisor at Radio Kashmir in Jammu and later Kashmir. The young Sharma was, however, soon drawn to the tabla. अब तबला के बाद में क्या होता है, जो उमा दत्त थे उनका ट्रांसफ़र हो जाता है रेडियो कश्मीर में, श्रीनगर में। अब इसके बाद इनको सजेशन दिया गया कि आप जो है किस में हाथ आजमाइए, आप संतूर में हाथ आजमाइए, ऐसा इनको बोला जाता है।
अदर क्लासिकल स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट की बात करें दैट आर स्ट्रम्ड विथ फिंगर और प्लेक्ट्रम, द संतूर इज प्लेड विथ स्मॉल मैलेट क्रिएटेड आउट ऑफ वॉलनट वुड। देखिए अदर जो इंस्ट्रूमेंट हैं उनको बजाने के लिए फिंगर की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन ये जो संतूर होता है वो मैलेट मतलब लकड़ी का जो हथौड़ा टाइप का नहीं रहता है, क्रिएटेड आउट ऑफ वॉलनट वुड, इसकी इसमें ज़रूरत पड़ती है। इट इज़ सेड टू बी द ओनली स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट दैट इज़ नॉट प्लेड विथ वंस फिंगर्स एंड दैट मेक्स इट हार्डर टू प्रोड्यूस द एग्जैक्टनेस ऑफ माइक्रोटोन्स, द हॉलमार्क ऑफ क्लासिकल म्यूजिक। कहा जाए तो इसको बजाना थोड़ा कठिन होता है क्योंकि इसमें फिंगर की ज़रूरत नहीं है। इसमें तो आपको क्या चाहिए, इसमें आपको चाहिए एक ठो मैलेट। उनका पहला नेशनल लेवल का परफॉर्मेंस हुआ था दिल्ली में। कई सारे आइकन्स रहे थे इसमें क्लासिकल म्यूजिक के, जैसे कि बड़े गुलाम अली खान, विलायत खान, रविशंकर, आमिर खान, मुश्ताक हुसैन, ओमकार नाथ ठाकुर, केसरबाई केरकर, इसके अलावा मोघूबाई खुर्दीकर और भी बहुत सारी बड़ी बड़ी हस्तियाँ यहाँ पर बात बताई जाती। शर्मा की उम्र उस समय में 17 साल की थी। इट वॉज अराउंड द सेम टाइम दैट फिल्म मेकर वी शांतरमन आस्क्ड हिम टू प्ले संतूर इन झनक झनक पायल बाजे 1955। 1955 में इनको कहा गया था कि उनकी जो फिल्म है झनक झनक पायल बाजे 1955 में, इसमें आप संतूर बजाइए। शर्मा ने कंपोज किया था ए पीस दैट फीचर्ड कथक डांसर गोपी कृष्णा इन ए सेमिनल डांस सेक्शन फ्रॉम द फिल्म। इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था, ठीक है, नहीं बताया गया है कि कौन से सन में दिया गया था, लेकिन इनका जन्म हुआ था 1938 जम्मू में। माना जाता है वो पहले संगीतकार थे जिन्होंने संतूर पर भारतीय शास्त्रीय संगीत के सुर बिखेरे थे। संतूर जम्मू कश्मीर का एक लोकवाद्य यंत्र है। बांसुरी वादक पंडित हरिप्रसाद चौरसिया के साथ शर्मा की जोड़ी को शिव हरि नाम दिया गया था। इस जोड़ी ने सिलसिला, लम्हे, चांदनी जैसी कई फिल्मों में संगीत दिया था जिसको लोगों ने बहुत पसंद करा था। शिव कुमार के बेटा है राहुल शर्मा, ये भी एक संतूर वादक है। पुरस्कारों के बारे में यदि हम और भी देखें तो बताया जाता है शिव कुमार शर्मा को 1986 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया था। 1991 में पद्मश्री और 2001 में पद्म विभूषण सम्मान दिया गया था। इसके बाद अगली न्यूज़ हम देखने वाले हैं साइंस वाले हिस्से से पीआईबी में। इसमें बताया जा रहा है लौह एल्यूमिनाइड की नई कोटिंग, एक न्यू कोटिंग तैयार की गई है। कठोर माध्यम में जंग प्रतिरोध को हल्के स्टील के 4 गुना तक बढ़ा सकती है। मतलब बात ये है, ठीक है, हमें किसी स्टील की यदि जंग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना है तो इसके लिए हमें क्या है, एल्यूमिनाइड की कोटिंग लगाना पड़ेगा। वैज्ञानिकों ने कम लागत वाले लौह आधारित इंटरमेटालिक पाउडर तैयार किया। आयरन बेस्ड इंटरमेटालिक पाउडर वैज्ञानिकों ने तैयार किया है जिसका यूज़ थर्मल पावर प्लांट में हाई टेम्परेचर जैसे कठोर वातावरण में, ठीक है, इसका यूज़ हम कहाँ पर करेंगे, हाई टेम्परेचर वाले वातावरण में पावर प्लांट में इसका यूज़ हम करने वाले हैं। एक बात यहाँ पर और बताई जाती है कि नॉर्मल यदि आप यहाँ पर स्टील यूज़ करोगे तो उसमें जंग लग जाएगा, लेकिन वहीं पर यदि आप इस इंटरमेटालिक पाउडर वाली कोटिंग लगा देते हैं स्टील में तो उसकी लाइफ बढ़ जाती है। अब जहाँ पर हाई टेम्परेचर है वहाँ पर बताया जा रहा है वियर और कोरोजन, मतलब कि घिसाव और जंग, 2 चीज़ें हैं जिसके चलते चलते स्टील की लाइफ जल्दी ख़त्म हो जाती है। इसीलिए देयर इज़ ए नीड टू प्रोटेक्ट द कंपोनेंट सरफेस, इसलिए हमें ज़रूरत है कि कंपोनेंट की सरफेस को हम प्रोटेक्ट करें। उसके लिए सुटेबल मटेरियल चाहिए फॉर इन्हेंस्ड इकोनॉमिक वायबिलिटी, ठीक है।
अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम महंगी चीज़ वहाँ पर लगा दें, उसके लिए इकोनॉमिक वायबिलिटी भी होना ज़रूरी है। सच सरफेस कोटिंग ऑन ए टरबाइन ब्लेड, इस प्रकार की कोटिंग यदि आप टरबाइन ब्लेड में लगा दो तो कैन इन्हेंस सर्विस लाइफ, उसकी जो सर्विस की लाइफ है उसको बढ़ा देगी। एंड हैंस इंक्रीज द ऑपरेशन आवर्स ऑफ टरबाइन, यदि टरबाइन 4 घंटे काम कर पा रहा है उसकी लाइफ में, तो अब वो 10 घंटे काम कर पाएगा। अभी वर्तमान में क्या है, थर्मली स्प्रेड क्रोमियम कार्बाइड निकिल क्रोमियम पाउडर और टंगस्टन कार्बाइड कोबाल्ट और WCO की, जिसको हम सरमेट बोलते हैं, कोटिंग हैव बीन वाइडली यूज्ड फॉर सुपीरियर वियर एंड हाई टेम्परेचर ऑक्सीडेशन रेजिस्टेंस। एप्लीकेशंस लाइक थर्मल पावर प्लांट, टरबाइन ब्लेड, एरोस्पेस इंजन ब्लेड, लैंडिंग गियर शाफ्ट, स्टील रोल्स इन द पेपर इंडस्ट्री। पेपर इंडस्ट्री के जो स्टील रोल रहते हैं उनमें भी इस प्रकार की कोटिंग की जाती है। इनके नाम यहाँ पर बताए गए हैं, क्रोमियम कार्बाइड, निकिल क्रोमियम पाउडर और टंगस्टन कार्बाइड कोबाल्ट, और इसमें सरमिट भी शामिल किया जाता है। तो इनका यूज़ करते हैं हम नॉर्मली जंग से बचाने के लिए या फिर घिसाव से बचाने के लिए। दिस इज़ मेनली एट्रीब्यूटेड टू देयर हार्डनेस, इनका यूज़ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये हार्ड मटेरियल हैं, टफ होते हैं, बेटर कोरोजन रेजिस्टेंस देते हैं अंडर एक्सपोजर टू अप टू 550 डिग्री सेंटीग्रेड इन द केस ऑफ WCCO कोटिंग एंड अप टू 850 फॉर क्रोमियम NiCr कोटिंग। अलग अलग मटेरियल का यहाँ पर कितना टेम्परेचर तक वो अपनी सरफेस को बनाए रखता है, घिसता नहीं है, उसको यहाँ पर बताया जाता है। मतलब कि शुरू में जो बताया गया है टंगस्टन वाला, ये 550 डिग्री तक अपनी हार्डनेस को बनाए रखता है, और यदि वहीं अपन क्रोमियम और NiCr वाला यूज़ करेंगे, ठीक है, NiCr जिसमें WC सरमेट का यूज़ किया जाता है, मतलब टंगस्टन कार्बाइड कोबाल्ट और सरमिट का यूज़ किया जाता है, तो उससे हार्डनेस 850 डिग्री तक बनी रहती है। यहाँ पर एक वर्ड यूज़ किया गया है हेक्सावेलेंट क्रोमियम, ये एक प्रकार से केमिकल कंपाउंड होता है। हेक्सावेलेंट क्रोमियम इज क्रोमियम इन एनी केमिकल कंपाउंड दैट contain द एलिमेंट इन +6 ऑक्सीडेशन स्टेज। यहाँ पर हमें कैसे एलिमेंट मिलेंगे, +6 ऑक्सीडेशन स्टेज वाले। वर्चुअली ऑल क्रोमियम और इस प्रोसीड वाया हेक्सावेलेंट क्रोमियम, मतलब कि जो क्रोमियम का आप खुदाई करके निकाल रहे हो अयस्क को, तो उसको प्रोसीड किया जाता है हेक्सावेलेंट क्रोमियम के माध्यम से, स्पेशली द साल्ट सोडियम डाइक्रोमेट के माध्यम से। अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि नॉर्मली हम इन चीज़ों का उपयोग तो कर ही रहे हैं जंग और घिसाव से बचाने के लिए, लेकिन ये क्या है ना, एक्सपेंसिव रहते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कोबाल्ट एंड निकिल एलिमेंट। एक्सपेंसिव हैं, महंगे हैं। इसके अलावा जो क्रोमियम रहता है वो टॉक्सिक होता है इन द हेक्सावेलेंट स्टेट, इसके बारे में हम अभी हाल ही में जाने हैं। रिप्लेसमेंट ऑफ दिस कोटिंग विथ सिंपल फेरन बेस्ड कोटिंग विथ नोवेल माइक्रो स्ट्रक्चरल कॉन्स्टेंट इज़ वेरी प्रॉमिसिंग। इसको रिप्लेस यदि करना है तो हमें जो नई कोटिंग मेथड अभी इजाद की गई है उसका प्रयोग करना ज़रूरी है। पहली न्यूज़ हम द हिंदू की देखेंगे, राजद्रोह के कानून से रिलेटेड, जिसको हम सेडिशन लॉ बोलते हैं। इसके लिए इंडिया में प्रावधान किया गया है 124A का। तो ये जो कानून है अंग्रेज़ों के ज़माने का कानून है। 17वीं शताब्दी के इंग्लैंड में राजद्रोह कानून बनाए गए थे, जब सांसदों का मानना था कि सरकार के बारे में लोग हमेशा अच्छा ही कहें, सरकार के खिलाफ कभी ना हो। और यदि हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में ये कानून लाया गया था ताकि हमारे जो फ्रीडम फाइटर थे उनकी आवाज़ को दबाया जा सके। ऐसा ना हो कि वो लोगों को आज़ादी के लिए उकसा दें, भड़का दें और लोग आज़ादी के लिए मर मिटने के लिए तैयार हो जाएं।
तो इस तर्क और कानून को अंग्रेज़ों ने 1870 में आईपीसी की धारा 124A में शामिल किया था। अंग्रेज़ों ने स्वतंत्रता सेनानियों को दोषी ठहराने और सज़ा देने के लिए इस कानून का इस्तेमाल किया था। पहली बार 1897 में बाल गंगाधर तिलक पर मुकदमा इसी कानून के तहत चलाया गया था। महात्मा गांधी पर भी यंग इंडिया में उनके लेखों के लिए राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया था। तो बाल गंगाधर तिलक के ऊपर 2 बार केस चला था। पहला 1897 में जब उन्होंने एक भाषण दिया था, ठीक है, इससे हिंसा हुई थी, परिणाम स्वरूप 2 ब्रिटिश अधिकारियों की मौत हो गई थी। 1909 में भी उनके ऊपर केस दर्ज किया गया था, जब अखबार केसरी में उन्होंने सरकारी विरोधी केस लिखा था, लेख लिखा था। अब इसकी सुनवाई होती है आज़ादी के बाद, क्या इसको हमें कंटिन्यू रखना है या इसको ख़त्म कर देना है। उस टाइम में तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको कहा था कि नहीं, इसको अभी आप जारी रखिए, क्योंकि इससे देश की एकता और अखंडता को बचाया जा सकता है। केदारनाथ वर्सेस बिहार स्टेट 1962 का ये केस है। तो ये मामला स्वतंत्र भारत की किसी अदालत में राजद्रोह का पहला मुकदमा चला था, सबसे पहली बार। इसमें पहली बार देश में राजद्रोह के कानून की संवैधानिकता को चुनौती दी गई और मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने देश और देश की सरकार के मध्य अंतर को भी क्लियर कर दिया था कि देश क्या है, देश की गवर्नमेंट क्या है। तो बिहार में फॉरवर्ड कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य केदारनाथ सिंह, इन पर तत्कालीन सत्ताधारी सरकार की निंदा करने और क्रांति का आह्वान करने के लिए भाषण दिया गया, ऐसा इनके ऊपर आरोप लगाया गया। और इस मामले में अदालत ने क्लियर कर दिया कि किसी भी परिस्थिति में सरकार की आलोचना करना राजद्रोह के अंतर्गत नहीं गिना जा सकता। लेकिन आजकल जितने भी केस दर्ज हो रहे हैं वो सरकार की आलोचना करने पर ही हो रहे हैं। तो जो 124A है वो क्या कहता है, राजद्रोह एक प्रकार का अपराध माना जाएगा, ठीक है। भारत में कानून द्वारा स्थापित गवर्नमेंट, यदि आप इंडियन गवर्नमेंट के प्रति मौखिक, लिखित, संकेत, दृश्य रूप में घृणा या अवमानना या उत्तेजना पैदा करते हैं तो आपके खिलाफ राजद्रोह का कानून लगाया जा सकता है। विद्रोह में वैमनस्य और शत्रुता की सभी भावनाएं आ जाती हैं। हालांकि इस खंड के तहत घृणा या अवमानना फैलाने की कोशिश किए बिना की गई टिप्पणियों को अपराध की श्रेणी में नहीं माना जाता है। दंड का प्रावधान क्या है, 3 साल से लेकर के जिंदगी भर तक उम्र कैद का, इसके साथ में जुर्माना भी लगाया जा सकता है। दूसरी बात, आपको गवर्नमेंट नौकरी नहीं मिलेगी। आरोपित व्यक्ति को पासपोर्ट जब्त कर लिया जाएगा। आवश्यकता पड़ने पर उसे अदालत में पेश होना जरूरी है। अब कंटिन्यूस सेडिशन केस से रिलेटेड न्यूज़ आती रहेगी, ठीक है। सरकार ने शुरू में तो कहा था कि कोर्ट ने, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने केदारनाथ वाले केस में जो जजमेंट दिया था वो एकदम सही है, इसको ख़त्म करने नहीं है अपन को, इसलिए सुप्रीम कोर्ट को अपना टाइम बर्बाद नहीं करना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट कंटिन्यू इसको ख़त्म करके ही रहेगी। अब सरकार कह रही है कि हम ठीक है, इस पर विचार करेंगे, ठीक, पुनर्विचार करेंगे, क्योंकि जब महाराष्ट्र में खुद बीजेपी के ही विधायक के ऊपर जब राजद्रोह का कानून लग गया है ना, तब सरकार को समझ में आई है कि नहीं, इसका मिसयूज़ हो रहा है। तो सरकार ने कही है कि हम इस पर पुनर्विचार करेंगे। ख़त्म करने का तो कुछ बोली नहीं है सरकार ने, लेकिन पुनर्विचार करने के बारे में ज़रूर कहा है। तो सुप्रीम कोर्ट का कहना है, आप हमें कह रहे हो कि अभी आप सुनवाई मत करो, हम पुनर्विचार करेंगे। तो इसका मतलब ये हो गया क्या कि जितने भी जो केस चल रहे हैं राजद्रोह के, हम सब उनको प्रोटेक्शन दे दें। कोर्ट गिव 24 आवर्स फॉर रिस्पॉन्स फ्रॉम सेंटर, 24 घंटे का समय है, आप हमें रिस्पॉन्स दीजिए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। इसके बाद वाला टॉपिक हमारा साइक्लोन से रिलेटेड है। कल भी हमने साइक्लोन के बारे में कुछ बेसिक डिस्कशन किए थे, आज थोड़ा हम डीपली डिस्कस करेंगे इसको, ठीक है। ये पिक्चर बताया गया है साइक्लोन का, ये इसका आप समझ लीजिए वाटर का लेवल है। इतना जो एरिया है पानी का, ये गर्म होता है, बहुत ज़्यादा गर्म होता है। गर्म होते होते क्या है, यहाँ की जो हवा है गर्म होकर ऊपर उठना चालू कर देती है, ये ऊपर उठना चालू कर दी है।
बीच का जो हिस्सा है वो खाली रहता है, ये गैप आप जिसको देख रहे हैं आई, यहाँ पर जो गर्म हवा ऊपर उठी थी, जो खाली स्थान बचा था, उसको ये ठंडी हवा आकर के भरते जाती है। गर्म हवा ऊपर उठ रही है और ठंडी हवा फिर से नीचे जा रही है, और इस प्रकार का जो चक्र है उसका चलते रहता है, चलते रहता है। क्योंकि ये जो इतना एरिया है, जब पानी यहाँ पर गर्म हो रहा है तो इसको भरने के लिए चारों तरफ से हवा आ रही है। अब इसने एक राउंड शेप ले लिया है। अब इसके बाद आ जाती है कि ये भागेगा किधर, इधर भाग सकता है, इधर किधर भी ये भाग सकता है। तो वो निर्धारित करता है पृथ्वी की जो गति होती है, जिस कारण पृथ्वी घूम रही है, कोरियोलिस फोर्सेस के कारण उसकी दिशा तय हो जाती है कि उसकी दिशा आखिर होगी किधर। इसकी डायरेक्शन को यदि हम देखें तो बताया जाता है कि डायरेक्शन हो सकता है इसका एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज। वो निर्भर करता है कि वो किस एरिया में साइक्लोन आया। जैसे ये पृथ्वी हमारी, ये पट्टी है, ये कर्क रेखा और मकर रेखा, ठीक है। ये कर्क रेखा हो गई 23.5 डिग्री वाली नॉर्थ की, और नीचे की हो गई 23.5 डिग्री वाली साउथ की मकर रेखा। तो दोनों के बीच में ही ये ज़्यादातर साइक्लोन बनते हैं, क्योंकि सूरज का जो प्रकाश है डायरेक्टली यहाँ पर पड़ता है, इस एरिया को ही वो ज़्यादा गर्म करता है, इस पानी को, इसलिए ज़्यादातर साइक्लोन यहाँ पर आते हैं। इसमें भी ऐसा है, देखिए, यदि ये उत्तरी गोलार्ध में आया तो उसकी डायरेक्शन अलग रहेगी, यदि दक्षिणी गोलार्ध में आता है तो उसकी डायरेक्शन अलग रहेगी। मतलब इस हिस्से में यदि नॉर्थ की तरफ आया तो अलग, नीचे की तरफ आया तो अलग इसकी डायरेक्शन रहती है। यदि हम पानी के टेम्परेचर की बात करें कि कितना पानी गर्म होगा जब साइक्लोन के लिए कंडीशन है कि साइक्लोन बन सकता है, तो लगभग 25 डिग्री या फिर 25 डिग्री से ज़्यादा तक समुद्र का पानी गर्म होने लग जाता है, तो वहाँ पर फिर संभावना है कि साइक्लोन बन ही जाएगा। अब रही बात इसके घूमने की दिशा कैसे तय होती है, तो पृथ्वी को घुमाने के लिए एक बल काम करता है जिसको हम कोरियोलिस फोर्स बोलते हैं। उस फोर्स के चलते चलते ही इसकी दिशा तय होती है। जैसे कि यदि आप उत्तर की तरफ जाओगे, यहाँ यदि कोई साइक्लोन उठ रहा है तो उसकी जो दिशा है घड़ी के विपरीत होगी, लेकिन यदि साउथ की तरफ कोई साइक्लोन उठ रहा है तो इसकी घड़ी की दिशा में उसकी रोटेशन होती है। अलग अलग नामों से साइक्लोन को जाना जाता है अलग अलग रीजन में, ठीक है। जैसे कि यदि हम बात करें नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में यदि आया है तो उसको हम हरिकेन बोलेंगे, नॉर्थ पैसिफिक ओशियन में आया है तो उसको टाइफून बोलेंगे, उत्तरी प्रशांत में टाइफून, साउथ पैसिफिक में यदि आया है तो उसको साइक्लोन बोलते हैं, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन, इंडियन। एक बार फिर से इनके नामों को हम देख लेते हैं। जैसे कि यदि वो हिंद महासागर में आया है कोई साइक्लोन तो उसको हम कहेंगे साइक्लोन, ठीक है। वहीं यदि अटलांटिक ओशियन में आता है, अटलांटिक ओशियन में, तो उसको हम हरिकेन कहते हैं। प्रशांत महासागर, पश्चिमी प्रशांत महासागर, साउथ चाइना सी, यहाँ पर आया है तो उसको हम टाइफून कहते हैं। विली विलीज कहा जाता है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में, मतलब ऑस्ट्रेलिया में इसको यदि कोई साइक्लोन उठा है तो उसको हम कहेंगे विली विली। साइक्लोन बनने के लिए कौन कौन सी कंडीशन है वो यहाँ पर बताया जाता है। लार्ज सी सरफेस विथ टेम्परेचर हायर देन 27 डिग्री, बहुत बड़ी समुद्री सतह में यह आता है, बहुत बड़े एरिया में आता है, और टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा होना चाहिए। इसके अलावा कोरियोलिस फोर्स वहाँ पर काम करना चाहिए, तब ये आएगा। स्मॉल वेरिएशन इन द वर्टिकल वाइंड स्पीड, जो वर्टिकल वाइंड स्पीड चल रही है उसमें कुछ कुछ वेरिएशन होना चाहिए। प्री एग्जिस्टिंग वीक लो प्रेशर एरिया, सबसे इम्पोर्टेंट है कि वहाँ पर लो प्रेशर का एरिया होना चाहिए या फिर लो लेवल साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनता है। अपर डाइवर्जेंस एबव द सी लेवल सिस्टम। न्यूज़ की बात करें तो न्यूज़ में बताया जाता है साइक्लोन के चलते चलते जो हीट वेव है वो किस प्रकार से हमसे दूर हो रही है। मॉइस्चर कैरी करने वाला ईस्टर्न जो वाइंड है
अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ साइक्लोन आसानी ब्रॉट डाउन द टेम्परेचर। मॉइस्चर को कैरी करने वाली जो हवाएं हैं आसानी साइक्लोन की इन्फ्लुएंस में चल रही हैं, उन्होंने टेम्परेचर को ब्रॉट डाउन कर दिया है कैपिटल में, विद द मैक्सिमम टेम्परेचर सेटलिंग 39 डिग्री सेंटीग्रेड विच इज़ नॉर्मल फॉर द सीजन। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से, क्योंकि ASI कंटिन्यू न्यूज़ में रहा है इसलिए हमें इसके बारे में कुछ डिस्कस करना ज़रूरी है।